प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्लाह खान हूँ। 3 दिन पहले स्वात का एक वाक़या पेश आया जिसमें ज़ाहिर है हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को मुर्ज़ इल्ज़ाम भी ठहराया गया और उसके अलावा उन पर तनकीद भी की गई। और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पर जब तनकीद की जा रही थी तो ज़ाहिर उनका जवाब ये आ रहा था कि जी इस पर सियासत की जा रही है इस मामले पर। लेकिन तनकीद करने वाले ये तनकीद करने में इसलिए हक बजाने दिखाई देते हैं कि रेस्क्यू का काम ठीक तरीके से नहीं किया गया। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये था कि इस पर हमने देखा कि जो अपोजिशन के लोग थे, यानी जो पीटीआई की अपोजिशन है, चाहे वो पंजाब में बैठी हुई हुकूमत है या कहीं और है, वो इस पर काफ़ी मुतहरिक नज़र आए, जिसकी वजह से उन पर इल्ज़ाम लगा कि जी इस मामले पर तो सियासत हो रही है। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 3-4 हवालों से बड़ी अहमियत इख्तियार कर गई है पिछले 2-3 दिन में, ख़ास तौर पर जब 2 दिन से ये खबरें चल रही हैं कि वो उन्हें रजामंद कर लिया गया है और वो हुकूमत का हिस्सा बनने जा रहे हैं, वजारतें लेने जा रहे हैं। फिर मखसूस नशस्तों का मामला सामने आया है। फिर पिछले दिनों आपने देखा था कि खैबर पख्तूनख्वा में चीफ मिनिस्टर ने यह कहा कि अगर मैं बजट पास ना करता तो यहाँ पर फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा से मुतल्लिक ऐसे सवाल हैं ख़ास तौर पर जिनका जवाब जो है वो वहाँ पर बैठी हुई पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से लिया जाना चाहिए। इसीलिए आज हमने दावत दी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब को कि वो इन सवालों का जवाब दे। बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि स्वात का जो सानहा था इसमें क्रिटिसिज्म हो रहा है चीफ मिनिस्टर पर और उनकी हुकूमत पर, क्यों? बराह रास्त आप समझते हैं कि वो जिम्मेदार थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, स्वात का बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और इसकी जितनी भी मजम्मत की काम है, क्रिटिसिज्म पॉलिटिकल नहीं हो रहा, जेन्युइन हो रहा है। मैं खुद कल जो है मैं कल डस्का गया था, उन फैमिली से अफसोस करने भी, उनसे माजरत करने भी खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की तरफ से, क्योंकि इसमें आवाम का कोई कसूर नहीं है और खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर जो लोग तनकीद कर रहे हैं कि ये चीज़ें देखें, इस वक्त चीफ मिनिस्टर जो हैं वो टूरिज़म के वज़ीर हैं, ठीक है। और जब वो बयान देते हैं, मतलब है कि वो नहीं कहते कि चाहिए होता था कि मुझसे पहले सीएम साहब चले जाते वहाँ पर अपनी टीम के साथ, डस्का जाते, मर्दान जाते और कहते कि जी हम यहाँ पर आए और ये गलती तस्लीम करते कि जो चीज़ें गलती हैं। अब आप मुझे बताएं कि आप टूरिज़म के खुद वज़ीर हैं, आप कहते हैं मैं उधर तंबू तकसीम करूँ। भाई, आपके पार्लियामेंटरीज वहाँ के कहाँ पर हैं? आप आज जो इंक्रोचमेंट ड्राइव आपने शुरू की है, पहली बात है कि इसकी इजाज़त किसने दी? 13 सालों में बने कैसे? 13 सालों में किसने बनाए ये लोग? किधर थे आपकी इंतज़ामिया? दूसरी बात यह है कि आप देखें, अभी इसकी मुझे कन्फर्मेशन है और मैं कन्फर्मेशन कर रहा हूँ कि मुझे बताया गया है कि पिछले 2 दिनों में जब शंदूर फेस्टिवल था, हमारे वज़रा साहबान की फैमिली को अप एंड डाउन जो है वो 9 दफ़ा हेलीकॉप्टर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का गया हो रहा है। अच्छा, शंदूर मेले के लिए, अशे के लिए। लेकिन इन लोगों के लिए जो 3 घंटे, मैं 3 घंटे इसलिए कहूँगा, जब ये पानी जो है वो सिर्फ यहाँ स्वाद से जो कोई चश्मा नहीं फूटा था, इसको आते आते 1 घंटा लगता है। मुझे बताएं बटखेला में आपकी इंतज़ामिया कहाँ पर थी? ऊपर आपकी कलाम में आपकी इंतज़ामिया किधर थी? फिर नीचे जब पानी आता है उसको घंटा लगता है। 2 घंटे तक मैं जब कल गया तो उनके जो वो रसा थे, जो 2 वहाँ पर वो रोड की तरफ खड़े थे, उन्होंने जो हमें बताया, चीज़ें बताई कि जब हमने रेस्क्यू 112 उनके साथ कोई चीज़ नहीं थी, उससे पहले कोई इंतज़ामिया का बंदा में नहीं मिल रहा था, कोई चीज़ें नहीं हैं। देखिए, उनकी लिए तो नई चीज़ थी, हमारे लोकल लोगों के लिए कोई नई चीज़ नहीं थी, क्योंकि आपको पता है अगर पहाड़ में बारिश हुई तो किसी वक्त पानी आ सकता है और ये अलर्ट होता है नॉर्मली इन इलाकों में होता है। लेकिन उसमें चीफ मिनिस्टर का ये ख्याल है कि जो इंतजामिया थी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थी, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है, उनकी तरफ से नेग्लिजेंस हुई है। यानी इत्तला अगर पानी की देनी थी कि बटखाला से पानी का एक रेला आ रहा है तो उन्होंने इत्तला देनी थी, चीफ मिनिस्टर ने नहीं देनी थी। देखें, पहली बात तो ये है कि PDMA किधर था, आपके इदारा किधर था, आपके लोग किधर थे? फिर आपको पता है कि सीज़न शुरू हो रहा है, लोगों ने आना है, क्या आपने इसके ऊपर कोई मीटिंग की, कोई ऐसी मीटिंग की कि अब फिर चलो वो भी आप सब छोड़ दें? आप मुझे बताएं ना कि वहाँ पर फर्स्ट एड का या जो चीज़ें थी, क्या चीज़ें थी वहाँ पर? आपके पास वहाँ पर डाइवर्स हैं, पहली बात तो है। ये जो रिवर स्वात के साथ जो चीज़ें आ रही हैं, कितने डाइवर्स आपने भर्ती किए वहाँ पर? वो कहाँ पर थे? 1122 का आपका पूरे अमला किधर था? मैंने कल बुलाया जिस शख्स ने, हिलाल साहब ने और उसके साथ एक और 1122 के ड्राइवर थे, वो ऐसी खुदाई खिदमतगार लोग हैं। वो हिलाल साहब के साथ फैमिली मेम्बर्स जो है सारे ये काम करते, उनके वालिद भी काम करता था। उसने पहले भी मुझे बताया कि 2-3 साल पहले 25 लोगों को हमने ये किया। और उनकी बोट कितने की बनती है? 35-40 हज़ार रुपये की, जो लोकल बनाते हैं। और मैंने उनको कहा कि मैं हिलाल अहमर की तरफ से आपको ये 4-5 बोट्स बना देता हूँ, हम उनको एम्बुलेंसेस भी दे रहे हैं वहाँ पर और उसके ऊपर वो बोट रखने की जगह भी दे रहे हैं, और हम अपना रेड क्रिसेंट का ऑफिस उनके हवाले कर रहे हैं कि वो उनसे कोऑर्डिनेशन पे कल खुदा न खास्ता दोबारा कोई चीज़ वो करेंगे।
लेकिन ये काम हुकूमत नहीं कर सकती है। आप कहते हैं हमारे सूबे में 13 साल, देखें 13 साल लगातार हुकूमत हो गई है, ये टूरिज्म का हाल है जो इन्होंने कर दिया। और अब क्या क्या बोलते हैं? आपके इल्म में ये वाक़या कब आया? वाक़या होने के बाद आया या आपके इल्म में आ गया था कि ये फंसे हुए हैं कुछ लोग? नहीं, मैं जब पहले फंसे हुए थे, देखें पहले एक वाक़या हुआ था कोहिस्तान में जी, जब वो चेयर लिफ्ट का जो एक वाक़या जी। हुआ, उसके बाद जब हमने देखा इंतज़ामी अमूर पे कुछ नहीं हो रहा तो हमने एयरफोर्स से रब्ता किया। उनके भी हेली आ गया था, लेकिन उस वक्त शाम होने वाली थी, घंटे उन्होंने किया, लेकिन उसको भी लोकल जो है वो शख्स ने उसके। मैं कराची से ट्रैवल करता 2 घंटे हमारे ट्रैवलिंग में लग गए थे, क्योंकि मैं एयरपोर्ट पे था जब मैं ट्रैवल किया। जब मैं आया तो ये चीज़ें उस वक्त बहुत ही लेट हो गई, शाम भी हो चुकी थी, हेली शाम को ट्रैवल नहीं करता। लेकिन देखें हेली बहुत मामूली से, देखें वहाँ से लोगों को उठाना था, और यहाँ हेली भी आप छोड़ दें, अगर वो डाइवर्स जाके वहाँ पर होते, नेवी के डाइवर्स भी आप मंगा लेते, क्योंकि आपने दरिया क्रॉस करना था ना, एक्सपोर्ट होते उनके पास कोई रेस्क्यू चीज़ होती तो उनको बचा लेते। लेकिन कोई मतलब देखें एफर्ट करके अगर खुदा न खासा वो मर जाते तो फिर हम तो अलग बात थी, या तो एफर्ट ही नहीं हुई। एफर्ट किए बगैर अगर चीज़ के लोग अगर आए भी हैं तो आकर वो लाचार थे, बेबस थे, कुछ करने के काबिल नहीं थे। वो कहते हैं हमारे पास इक्विपमेंट आप नहीं और मैं अगर चले जाएं डबल 2 में, और सामने खड़े हो जाए, पानी तेज़ बह रहा है, क्या करेंगे हम? है, सामान ही नहीं है आपके पास, कोई उसके पास रेस्क्यू की चीज़ें नहीं है। फिर आप कहते हैं इस पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप कोई चीज़ नहीं करते। भाई हम पॉलिटिक्स क्यों नहीं करेंगे? ये पॉलिटिक्स करने की बात नहीं, लेकिन पॉलिटिक्स नहीं कर इसके ऊपर। लेकिन ये बताएं कि आप ये जो आपने लोगों की की है, हमारा इमेज आपने, अब देखें हमारी रेवेन्यू जनरेशन टूरिज्म से होती है। अब मुझे बताएं कि सारी फैमिलीज अब सोचेंगे कि हम अपने बच्चों को, फैमिलीज को इन इलाकों में भेजेंगे ना भेजें। आपकी आधी टूरिज्म तो यहाँ तबाह हो चुकी है। ठीक है, ये बात दुरुस्त है आपकी। इसमें बहरहाल जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है वो जिम्मेदार तो है। सर ये बताइए कि ये जो एक मखसूस नशस्तों का मामला हुआ है, इसमें अपोजिशन की तादाद अब बढ़ के वहाँ पर नंबर 52 हो गया है। हुकूमत बनाने के लिए चाहिए 72। क्या वहाँ पर अपोजिशन की जमातें ये गौर कर रही हैं कि हमें अटेम्प्ट करना चाहिए कि 20 लोगों को हम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ मिलाएं और हुकूमत बदल दें? 54 हुए हैं, मेरे ख्याल हमारे नंबर 54 है। अच्छा, 52 54 एक इंडिपेंडेंट PMLN को भी ज्वाइन किया, और 52 करें, 54 जी। देखें बातचीत तो, चलें 18 से 20 लोगों की आपको ज़रूरत है ना वहाँ पे। बातचीत तो मैं सुन रहा हूँ टीवी पे भी और मीडिया के ऊपर भी देख रहा हूँ कि अखबारों में भी आ रहा है, सोशल मीडिया पे भी आ रहा है, टीवी पे भी आ रहा है कि चीज़ें ऐसी हैं। और ये अदम एतमाद एक जमहूरी एक हक है हर अपोजिशन को करें। अगर आज ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास इस हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद के लिए मेंबर्स पूरे होते तो वो कर सकते हैं। तो अगर वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में अगर अपोजिशन के पास मेंबर पूरे होते हैं अदम एतमाद के लिए, तो उनके पास तो स्पेस है, क्योंकि अभी ग़ालिबन 30-35 के लगभग तो अब इंडिपेंडेंट हो गए लोग। तो वो जो फैसला अगर कर लेते हैं कि हम अदम एतमाद करना चाहते हैं, तो आप और मैं तो नहीं रोक सकते उनको। नहीं, लेकिन वो या तो लोगों के फिर ज़मीर जगाने पड़ेंगे या खरीदने। नहीं, दे आर इंडिपेंडेंट, कोई खरीद नहीं, इंडिपेंडेंट है वो, किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं। लेकिन वोट तो वो पीटीआई के लेकर आए हैं ना। क्या चीज़? वो जो इंडिपेंडेंट हैं, क्या गारंटी है वो आपके पास? पीटीआई के लोगों को, पीटीआई का झंडा लगा के, पीटीआई का नारा लगा के, यानी लोगों ने वोट तो पीटीआई को दिया था किसी ना। का झंडा या किसी का वो करके नहीं, आप मुझे बताएं वो इंडिपेंडेंट है। सर वो तो टेक्निकल तरीके से independent हो गए। हम तो टेक्निकल बात करेंगे, और हम टेक्निकल बात भी करेंगे और ऑफिशियल बात भी करेंगे, ठीक है। वो कहते हैं कि दिल तो मेरे आपके साथ भी है, दूसरे के पास जाता है आपके साथ भी है, हर किसी को कहते हैं मेरा आपके साथ दिल है। किसी के टिकट पे नहीं है, किसी के झंडे पे नहीं है, किसी उसमें नहीं, इंडिपेंडेंट, ऑफिशियल दे आर इंडिपेंडेंट। अब उन्होंने डिसाइड करने को उन्हें किधर वोट करना। और आपके ख्याल में इसका इम्कान मौजूद है? पॉलिटिक्स में हर चीज़ का इम्कान होता है। वर्किंग हो रही है? वर्किंग अगर कोई कोशिश कर रहा होगा तो हो रही होगी। गवर्नर हाउस में तो नहीं हो रही? देखिए आप लोगों को जो है ना, आप लोगों से मुराद हमारे पीटीआई के दोस्तों को ख्वाब में भी गवर्नर हाउस नज़र आता है। कहते हैं हमने सारे इख्तियार से ले लिए, फिर भी उनको ख्वाब में मैं नज़र आता हूँ, गवर्नर हाउस नज़र आता है। वो कहते हैं इधर साजिश भी हो रही है। भाई साजिश कोई नहीं हो सकती, आप खुद ही काफ़ी हैं साजिश के लिए, हमें ज़रूरत ही नहीं आप लोगों की। पर ज़ारी साहब का वही जुमला मुझे आज भी याद है जब उन्होंने कौमी असम्बली में तकरीर की थी कि अपने वजन से खुद ही करेंगे, तो खुद ही काफ़ी हैं, किसी की ज़रूरत ही नहीं है। आप क्या, जब पिछले दिनों जब ये बजट पास करने का मामला था तो चीफ मिनिस्टर ने इस पर जस्टिफिकेशन ये दी कि हमने इसलिए बजट पास किया है कि अगर हम ना करते तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती और गवर्नर के पास रूल चला जाता और हमारी हुकूमत ख़त्म हो जाती। तो इस बात पे गौर हो रहा था कि अगर ये बजट पास ना करेंगे तो हम ये कर लें। बजट मुझे तो नहीं पता, अगर इस्लामाबाद में कोई ऐसी मार्केट है जिसमें कुछ अकल मिल सकती है तो मैं ख़रीद के ले जा सकता हूँ और गिफ्ट कर सकता हूँ CM को। आप मुझे बताएं कि किसने स्टेटमेंट दी थी कि मैं जब तक कैदी नंबर 420 से नहीं मिलूंगा उस वक्त तक मैं बजट पास नहीं करूँगा? इसी ने कहा था ना, इसी ने तड़ियाँ मारी थी ना, ठीक है। अब मसला ये है कि अगर आपने कहा कि मैं नहीं मिलूंगा और बजट नहीं पास करूँगा, फिर तगड़े हो जाओ। अब पूरे चारों सूबे में सबसे पहला बजट किसका पास हुआ? खैबर पख्तूनख्वा का पास हुआ। तो हफ्ता तो सब्र कर लेते ना, 10 दिन भी सब्र कर लेते, 30 जून तो बहुत होता। अब आप टेक्निकली और देख रहे हैं कि अगर फेडरल गवर्नमेंट या कोई भी सूबा 30 जून तक अगर बजट पास नहीं करता तो 1 जुलाई को क्या होगा? फाइनेंशियल इमरजेंसी होती, चाय पीने के पैसे आपके पास ना होते,
ये तो एक फैक्ट है। अकल अगर आप खुद कह रहे हैं कि मैंने बजट पास नहीं करना, कि बजट पास नहीं होगा तो यकम वो क्या होता, सूबे के पास पैसे ना होते निज़ाम चलाने के लिए, तो फिर आप कम से कम वो कर लें। आज तो वो भी हो फिर रहा है। क्या होता, फिर गवर्नर के पास आ जाता सुबह। देखें जो कानून के मुताबिक चीज़ें होती है उसके बाद हो जाता है। देखिए कानून के मुताबिक क्या है, आप रहनुमाई करते हैं। देखिए फाइनेंशियल इमरजेंसी फेडरल अगर लगाती तो डेफिनेटली आप बजट पास नहीं कर रहे हैं, पैसे नहीं है, तो फिर क्या करेंगे। और फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या चीज़ होती है। यानी ये खदशा दुरुस्त था उनका। आप कह रहे हैं एक हफ्ता पहले नहीं करना चाहिए था, एक दिन पहले करते, लेकिन खदशा दुरुस्त था। बोंगियाँ नहीं मारनी चाहिए, डायलॉग नहीं मारने चाहिए, सेंसिबल काम करना चाहिए। उनकी मुलाकात तो आज भी नहीं हो सकी। अब ये देखें लोगों को ड्रामा करने के लिए बनी गाल उसके बाहर चला जाता है, जेल के बाहर में मुलाकात करने हो, कोई मजाक है भाई। तुम में अकल नहीं है, तुम सीएम की सीट की क्यों इतनी बेइज्जती कर रहे हो। गेट के बाहर एक बंदा खड़ा होकर मुलाकात हो जाएगी। ये अपने पार्टी के ऑप्टिक्स भी तो कोई चीज़ होती है ना। ये अपने पार्टी वो एहतजाज के लिए खड़े हो जाते हैं। चलें, अपने पार्टी के वर्कर को ये दिखाना चाहता है कि मैं विकेट के दोनों तरफ नहीं खेल रहा हूँ, जो कि विकेट के दोनों तरफ खेल रहा है। क्या सबूत है आपके पास? इस्लामाबाद से हम जो भी उनको देते हैं टास्क, वो हमेशा अच्छे बच्चे की तरह पूरा करके देते हैं। एक नहीं किया, बाकी सारे कर लिए। कौन सा नहीं किया? माइन एंड मिनरल वाला। अच्छा, बाकी क्योंकि वो उसमें जो है ना उसके अपनी पार्टी के लोग उसके खिलाफ हो गए थे। बाकी जो टास्क भी हमने दिया वो बिल्कुल सबसे पहले करके दिया। हमने से क्या मुराद है? हमसे मैं वफाक का नुमाइंदा हूँ। हाँ, तो विफाक से जाता है। एनीथिंग जो भी हम कहीं करते हैं। अच्छा, अच्छे बच्चे तो फिर भी आपको एतराज़ है, फिर भी आप उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं। कौन मांग रहा है? कोई नहीं, आप लोग कह रहे हैं कि इस्तीफा दें वो। मैं तो स्वाद की इशू बिल्कुल मांग रहा हूँ। मुझे बताएं कि इनके जो बानी चेयरमैन थे लोगों को कहते थे कि जी अगर तेरे फरात की जो है वो किनारे पे कुत्ता भी प्यासा मर जाए तो हुक्मरान जिम्मेदार होते हैं। तो मैं उनसे दोबारा पूछता हूँ कि यहाँ पर तो पंजाब से 10 लोग जो है वो शहीद समझे हो गए हैं, खैर खासे भी हुए हैं, तो उसमें आपका इस्लामिक टच क्या कहता है। जिस सूबे में करप्शन हो, चोर और डाकू हों, तो उनको प्रमोट किया जाए या उनको जो है आप क्या करेंगे, उनको सज़ा देंगे। आप कोहिस्तान का स्कैंडल देखें 50 अरब रुपए का, गंदम देखें, चीनी देखें, अस्पतालों के जो स्कैंडल आया है, उसके सीएम साहब के अपने अस्पताल का स्कैंडल आ गया 50 करोड़ रुपए का। आप पेंशन्स की बात करें, आप मुझे बताएं कि आज वो बिलियन ट्री नाम लेने से शर्माते हैं। किधर ये बिलियन ट्री का प्रोजेक्ट। लिहाजा ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी जो इनके सामने आ रही हैं, ये सारे पहले तो हम कहते थे, आज तो वो खुद कह रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग खड़े होकर कह रहे हैं कि ये चोरियाँ आप लोगों ने की हैं। तो जब आप लोगों ने ये चोरियाँ की हुई हैं तो फिर रियासत मदीना में चोरों और डाकू को क्या सज़ा होती है कि उनको प्रमोट किया जाए। ये सही है। चलिए, लेकिन दूसरी तरफ जब आप ये कहते हैं कि हम जो कहते हैं वो इनकार नहीं करते, बहुत अच्छे बच्चे हैं, तो ऐसे में तो फिर आपको उनकी हुकूमत तब्दील करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। फिर तो अगर आपके मुताबिक तो फिर वो आप ही की हुकूमत है वहाँ। मैं किधर तब्दील करूँ, मैं तो आपके साथ बैठा हूँ। लेकिन अक्सर ये गवर्नर राज की बातें भी उठती हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बातें भी उठती हैं। देखिए वही तो मैंने कहा ना, कब निकल इस्तेमाल करा ना, अकल तो मैं नहीं खरीद के नहीं, लेकिन ये इनिशिएट तो अडयाला से हुआ था। ये इमरान खान साहब ने वहाँ बैठ के कहा था कि जब तक मुझसे मुलाकात नहीं करोगे तब तक बजट पास नहीं होना चाहिए, उन्होंने कहा था ये। तो अब वो उसकी बहन क्या कहती है, पीट रही है, ये तो माइनस। मैंने कहा तुम्हें भी पता चला -1 है। -1 तो शुरू दिन से -1 था। जब इलेक्शन कैंपेन हो रही थी, आप सीएम साहब से पूछेंगे आप इलेक्शन कैंपेन के दौरान किसके मेहमान थे, किधर थे, कैसे आप सीएम बने, किस किस के साथ आपने मीर सादिक और मीर जाफर का किरदार अदा किया अपनी पार्टी के अंदर। नहीं, उन्हें सीएम तो इमरान खान ने ही बनाया ना, क्या उन्हें ये मालूम नहीं थी सारी बातें? हाँ, जब आप जब प्लान करें, जब आपके कमरे में इधर बैठ के हम प्लान करें कि ये एंकर भी ना हो, ये एंकर भी ना हो, ये एंकर भी ना हो आपके उसमें, और पीक टाइम पे आप ही हो, आप ही चमक रहे हो, एक ही शो हो, तो और कोई एंकर नजर ही नहीं, कुछ चॉइस ही नहीं बची थी उनके पास। आप बताएं ना, उंगलियों पे गिने ना, आतिफ खान को क्या किया, शहराम के साथ क्या किया, फिर नहीं, लेकिन असद कैसर के साथ क्या किया। महमूद खान तो हर वक्त अवेलेबल ही होते हैं ना, उस्मान बुज़दार और महमूद खान जैसे लोग हर वक्त अवेलेबल होते हैं। देखें असद कैसर के साथ, शहराम के साथ, आतिफ के साथ क्या किया, फिर झगड़ा और कामरान मकश के साथ क्या किया। कुछ लोगों को तो आने ही नहीं दिया असेंबली में, और कुछ क्या किया तो मैं किसने किया तो वो पूछ रहे, उससे पूछे ना। वो तो उस दिन असेंबली में खड़े होकर बड़े वो हल्फ ले रहा था ना कि हमारे साथ एजेंसियों ने ये किया, एजेंसियों ने किया। तो ये बताओ कि इलेक्शन के दौरान तुम थे कहाँ पे, किसके मेहमान थे, और कहाँ पर तुमने जाके प्लान बनाए और तुमने कहा कि मैं मीर जाफर और मीर सादिक का किरदार अदा करूँगा अपनी पार्टी के अंदर। पता चलेगा, लेकिन उससे तो काफ़ी अभी पता चल रहा है, -1 भी कर रहे हैं, अभी बहुत सी और चीज़ें भी इनको पता चलनी है। अच्छा, चलें, ये अब आप इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं जब अलीमीन गंडापुर की पर्सनालिटी को और पीटीआई की सियासत को वहाँ पर, और आपको लगता है उनका मुस्तकबिल भी कोई नहीं है,
लेकिन इसके बावजूद, इन सारी हर्डल्स के बावजूद, आप ये तो मानते हैं ना कि खैबर पख्तूनख्वा ने इमरान खान को 93 सीटों के साथ 2/3 अक्सरियत के साथ मुंतखब करके भेजा। अब आप नंबर्स का हेर फेर करके इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट के फैसले, टेक्निकल चीज़ें इस तरह से करके नंबर को ज़्यादा करने की कोशिश करें तो अलग बात है। लोगों ने वोट तो पीटीआई को किया ना सर। अभी आ जाएगा ज़मीनी इलेक्शन, कभी आ जाएगा तो हम देख लेंगे कि कितने क्या चीज़ होती है। अभी तो ज़मीनी इलेक्शन जैसे समड़ियाल में हुआ, वो आप ही की पार्टी चीख रही है कि वो कैसा इलेक्शन हुआ। ठीक है, केपी में आ रहा है ना चतराल के, मैंने अभी डिस्क्वालीफायर है, मैदान लगेगा, पता चल जाएगा, मैं आपको बताऊंगा, आपको साथ ले जाऊंगा। क्या गारंटी है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा? क्या गारंटी है? सूबाई हुकूमत उनकी नहीं है, किसकी है? सूबाई हुकूमत इलेक्शन कराती है। क्या चीज़? मुझे सूबाई इलेक्शन तो, अच्छा, आप ऐसे इलेक्शन अगर तो आप कहते इलेक्शन हैं, आप कहते हैं ना कि इलेक्शन ऐसे होते हैं और सूबाई हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, और फिर आप कहते हैं धांधली भी होती है, ठीक है, फिर आप मुझे सूबाई हुकूमत दे दें, फिर आप मुझे बताएं आपने कहाँ से इलेक्शन लड़ना है। अभी आप पंजाब में आपने सुना नदीम अफजल चंद साहब ने, आपके मुर्तज़ा साहब ने, बाकी हसन मुर्तज़ा साहब ने, बाकी लोगों ने क्या कहा, राजा परवेज़ अशरफ ने समड़ियाल के इलेक्शन के बारे में। देखें, क्या वहाँ पर हमारी पार्टी के ऐसा जितना वोट मैं नहीं समझता कि इतना था। नहीं, वो कहते हैं हम तो नहीं जीते, नून लीग भी नहीं जीती। नहीं, मैं नहीं समझ, देखें मैं समझता हूँ कि नून लीग को वोट पड़ा और नून लीग जीती है। नून लीग जनरल जीती है, यानी अच्छा, जो जीतेगा वो जनरल नहीं होगा। नहीं, आप नदीम अफजल चंद, अच्छा, पीटीआई जीत जाती तो नहीं, नदीम अफजल चंद साहब से अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, वो ग्राउंड में थे और वो कहते हैं नहीं जीते, लेकिन आप और मैं तो इलेक्शन कमीशन है, नदीम अफजल चंद इलेक्शन कमिश्नर है, ना पे ना हमें। लेकिन जो ग्राउंड पे होता है वो तो ज़्यादा बेहतर बता। चलो, अभी अगर चतरा का इलेक्शन आ गया तो आप और मैं उधर ही जाके कैंप लगाएंगे। इलेक्शन कैंपेन नहीं करेंगे क्योंकि फिर आप बोलेंगे इलेक्शन कैंपेन, उधर जाके 4-5 दिन के लिए चले जाएंगे, विजिट करेंगे। ये बताएं कि खबरें जिन अल्फाज में लगी हैं 2 दिन में, मैं वो अल्फाज आपके साथ शेयर करता हूँ। पीपल्स पार्टी को राज़ी कर लिया गया है कि वो वफाक से वजारतें ले लें, क्या मना लिया गया है पीपल्स पार्टी को? देखिए, ये एक कैंपेन पहले भी टीवी पे चली थी, अभी भी एक कैंपेन टीवी पे चल रही है। एज सच पार्टी की मीटिंग ऐसी नहीं हुई है। लीडरशिप ने अगर कोई ऐसी मीटिंग हुई है, जिसका भी मुझे इतना वो नहीं है, क्योंकि बिलावल साहब जब है वो एक दफ़ा ही प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले थे जब वो फॉरेन विजिट से वापस आए थे और एक डेलीगेशन के साथ मिले थे। अगर ऐसी कोई बात होगी, पार्टी लीडरशिप डिस्कस करेगी या सीसी में बात आएगी तो होगा, अदर आज तक तो मुझे ऐसा सच नज़र नहीं आ रहा कि ऐसा कोई बात हुई है। ये बात होना कि 2.5 साल और 2.5 साल का अगर कोई आपके जहन में है, आई डोंट थिंक सो, कि ये बातें मेरे ख्याल में कि वो पीपल्स पार्टी के मगर ये जहन में है कि 2.5 साल के बाद बिलावल साहब वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। हम तो कहते हैं कि आज बन जाए, हल्फ ले लें, लेकिन नंबर गेम पे भी हो ना कि नंबर गेम किसके पास ज़्यादा है। आपके पास नंबर पीटीआई को साथ मिला के बन सकता है, जो आज़ाद हो गए सारे आज़ाद लोगों को तो साथ मिलाया जा सकता है। आज़ाद, अगर वो ग्रुप भी आज़ाद हमारे साथ आ जाता है और हम हो तो फिर भी हम प्राइम मिनिस्टर की मेरे ख्याल में नहीं बन सकते। अंडरस्टैंडिंग से हो सकता है अगर। और देखें, पीटीआई जब सियासी जमात बनेगी तो बात होगी, वो फिलहाल सियासी जमात है नहीं, वो एक ग्रोह है और बस वो हर किसी के अपने अपने फ्रेंचाइज हैं। आप देखें ना, वो अब इनको मौलाना फजल रहमान दोबारा बुरा लगना शुरू हो गया। तो मैंने पहले भी आके प्रोग्राम में कहा था मैं कि 2 फ्रेंचाइज़ें, एक केपी की और एक इस्लामाबाद की है। तो अभी तक जो उनके मौलाना फजल रहमान के पीछे तरावियाँ पढ़ रहे थे और अफ्तारियाँ कर रहे थे और ताजद की नमाज़ भी पढ़ रहे थे, उसका बहुत अच्छा था। अचानक पता चला कि वो तो उन्होंने कहा ना शेख वकास ने कि हमने आपको मौका दिया था इज्जत कमाने का, आपने नहीं कमाई। हाँ, मतलब आपको हमने ड्रैगलिंग करना था और आपको हम वो कहते कि आप बिल्कुल बड़े पाक साफ है, अगर हमारे साथ होते, अगर आप हमारे साथ नहीं है तो मतलब है कि आप वो नहीं है। अब मैं शेख वकास पे, मौलाना फजल रहमान साहब क्या कर रहे हैं? साहब मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। आप जब सबकी सियासत पे कमेंट कर रहे हैं तो ये भी कर दीजिए कि मौलाना फजल रहमान साहब इस वक्त क्या कर रहे हैं, कि क्या सियासी खेल खेल रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना पहले मैंने जाली हुकूमत को चलने दिया, ना आज जाली हुकूमत को चलने दूंगा। ये जाली हुकूमत है उनके ख्याल में। कौन सी वाली? विफाक की। पहले किसकी थी? पहले किसकी थी? हमारे इत्यादि नहीं थे, क्रीम वजारत उनके पास नहीं थी, बेटा उसका कम्युनिकेशन का वजीर नहीं था, हाउसिंग वजारत किसके पास थी, मजहबी उमूर किसके पास थी, और कौन सी थी? सेफ्रॉन थी। 4 वजारतें थी, 4-5। केपी गवर्नर भी उनके पास था, बलूचिस्तान में भी थी, तो वो तो उन्होंने चलने दिए, हमारी थी इकट्ठी नहीं थी। नहीं, उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जाली करार देते हैं ना, पीडीएम की हुकूमत को जाली नहीं कहते। हमारे साथ उनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, उनके वोटों की, उन्होंने हमें सपोर्ट किया दम एतमाद में, वरना वो तो उन्होंने तो हमें पीडीएम से भी निकाल दिया था। और पहले दिन बिलावल साहब ने कहा था कि हमारा आखिरी फैसला होगा जब हम असम्बली तोड़ेंगे। हमें जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम को अपनाना चाहिए, और हम अदम एतमाद किया, और जो चीज़ बिलावल साहब ने पहले दिन की थी उसी पे आए और हमने अदम एतमाद। क्या वजह है कि बिलावल साहब उन्हें इस बात पर तो कायल कर पाए कि 26वीं तरमीम के लिए आप वोट दें और फिर उनकी शर्त पर ही चलिए जैसे भी, लेकिन ये कि आईनी बेंच बन गया, अब शायद 27वीं तरमीम में आईनी तरमीम हो तो फिर वो अब तो मौलाना की ज़रूरत भी नहीं रही है, अब शायद आईनी अदालत ही बन जाए। लेकिन क्या वजह है कि बिलावल साहब उन्हें हुकूमत का हिस्सा बनाने या अपने साथ अपने यानी
ऑपोजिशन से निकलकर अपने साथ मिलाने में राजी नहीं हो सके? देखिए, ये तो कुछ काम तो PMLN को भी करना पड़ेगा, सबको हम नहीं हुए। लेकिन ये है कि हम खुद हुकूमत का मतलब है कि सपोर्टर हैं, हम उसका हिस्सा नहीं है उसका। और मौलाना साहब की अपनी भी शायद ख्वाहिश नहीं है कि वो है या नहीं है, ये तो अल्लाह जानता है कि वो हुकूमत का हिस्सा बने या ना बने, और अपोजिशन में बैठे हैं। आप PMLN की बात करेंगे, कुछ काम उनको भी करना चाहिए। मेरी इत्तला तो यह है कि PMLN ने इंटेंशनल एफर्ट की कि मौलाना फजल रहमान को साथ ना मिलाया जाए, बल्कि जो हुकूमत साजी के अमल में शरीक कुव्वतें थीं उनसे दरख्वास्त की गई कि मौलाना साहब से, इन्होंने BDM की हुकूमत में हमारा तजर्बा बहुत बुरा रहा है, तो इनसे ज़रा बचा के रखें। आप अपन ज़रा तब्दील कर लें। अच्छा, मेरे ज़रा बड़े क्रेडिबल हैं, मैं टीवी पर बैठ के बात कर रहा हूँ, तो मैं भी क्रेडिबल सोर्सेज से, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बताना चाहता, मैं वन लाइनर को बताऊँ, ज़रा तब्दील कर लें। अच्छा चले, वो अगर मैं चले इस पर मैं मजीद बहर इस पे आपकी और मेरी ऑफ कैमरा डिस्कशन हुई है काफ़ी। अच्छा चलिए सर, ये बताएं कि क्या मुस्तकबिल नज़र आ रहा है इस हुकूमत का, कि जिस पर परफॉर्मेंस का दबाव बढ़ता जा रहा है। आज पेट्रोल जो है वो फिर आपने महंगा कर दिया, यानी जब इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता होता है तो आप सस्ता नहीं करते, महंगा होता है तो आप महंगा कर देते हैं। पीपल्स पार्टी के लोग ये कहते हैं कि जब हुकूमत परफॉर्म नहीं करती तो सियासी तौर पर हम पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो क्या पीपल्स पार्टी के ऊपर दबाव है? बिल्कुल है। देखें कि जब हम हुकूमत के हिस्से हैं, हमने बजट को भी वोट किया, हम हर बिल को वोट भी करते हैं। हम समझते हैं कि हम अगर हुकूमत पे तनकीद करते हैं तो हम एक जायज़ तनकीद करते हैं, तनकीद बड़े इस्लाह करते हैं, तनकीद बड़े तनकीद नहीं करते हैं। पेट्रोल महंगा होगा, बिजली महंगी होगी, जो चीज़ें भी होंगी, जब जहाँ पर हुकूमत को टारगेट करेंगे, डेफिनेटली हम उनके इत्तेहादी हैं, सपोर्टर हैं या इत्तेहादी, जो भी आप उसको नाम दें, हम पे भी प्रेशर डेफिनेटली आएगा। अगर मैं समझता हूँ कि ये जो पेट्रोल महंगा हुआ है वो ईरान के मेरे ख्याल में जंग की वजह से डेफिनेटली उसके ऊपर असरात आए हैं। एक बड़ी अच्छी खबर है कि वो कम से कम हमारे जो है मस्जिदों से, और पहले तो मस्जिदों वाला भी था, लेकिन अभी जो है ना वो जो TV लाइसेंस फ़ीस है वो ख़त्म हुई। लेकिन चीज़ों को देखें, आपको चीज़ों को देखना पड़ेगा। देखें, बिजली के मसाइल हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी आप देखें जितनी लोड शेडिंग हो रही है। अब लोग, वहाँ के लोग कहते हैं कि बिजली हम सबसे सस्ती पैदा करते हैं, सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग हमारे ऊपर होती रही है। चीज़ें हैं, हम पे डेफिनेटली प्रेशर है, क्योंकि हमें भी अपने जो सपोर्टर्स कहते हैं अगर आपकी बात वो नहीं मानते क्यों वोट करते हैं आप। चीज़ें ये नहीं है कि हम कहें कि जी हम उससे मुर्द इल्ज़ाम हैं। तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि है, हम पे डेफिनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जो चीज़ हो रही होती है हुकूमत में प्रेशर आता है। 27वीं तरमीम आ रही है सर? मुझे इसके इल्म नहीं है, और 27वीं तरमीम तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं तो कभी ना कभी तो आएगी ना। और ऐसी तरमीम आ रही है जिसमें आईनी बेंच नहीं, आईनी अदालत बन जाएगी, कुछ ऐसा आप सुन रहे हैं? मुझे इसका नहीं पता, क्योंकि 27वीं तरमीम जब भी आएगी, चाहे 5 साल बाद है, साल बाद है, 1 दिन बाद है, आनी है, उसमें क्या होना है। क्योंकि पहले भी इस पर बहुत सी अमेंडमेंट्स जो हमने 26वीं तरमीम की थी, बहुत सी अमेंडमेंट्स हुई थी। नहीं, एक तो है ना कि कुछ ऐसी तरमीम आ जाती है जिसका 26वीं तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो आइन में तरमीम आती ही रहती हैं। लेकिन एक ऐसी तरमीम जिसका 26वीं तरमीम में चीज़ें जो रह गई थी उसको पूरा करने के लिए 27वीं तरमीम लाई जाए, जाहिर है वो सिग्निफिकेंट है। बेहतरी के लिए जो होता है, मैं ख्याल में हर अगली तरमीम बेहतरी के लिए होती है, कोई नई चीज़ होती है कोई बेहतरी के लिए होती है। मुझे इसका इल्म नहीं है, जब आएगी तो डेफिनेटली इस पर डिस्कशन भी होगी। और जजेस की, आप जाहिर है फिर आपके इल्म में ये भी नहीं होगा कि जजेस की, आइनी बेंच के जजेस की मुद्दत मुलाज़मत बढ़ाने की बातचीत हो रही है। देखिए, डिबेट हो रही है, जब एक बिल हमारे साथ शेयर होगा, ड्राफ्ट शेयर होगा, तो उसके ऊपर डिबेट भी होगा। आपकी ख्वाहिश अपनी होगी, मेरी अपनी ख्वाहिश होगी, फिर उसके ऊपर बातचीत होगी कि हम क्या इसको कर सकते हैं। ये पीपल्स पार्टी भी तो इनिशिएट कर सकती है, क्योंकि आइनी बेंच पीपल्स पार्टी ही की ख्वाहिश थी। इनिशिएट हम कर सकते हैं, लेकिन हम तरमीम तो नहीं ला सकते और पास नहीं कर सकते ना। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, पीपल्स पार्टी पास वो मेजोरिटी नहीं है। लेकिन जब अगर हुकूमत कोई चीज़ करेगी तो डेफिनेटली हम उसके साथ जो है वो शेयर करेंगे, बैठेंगे, अपनी भी अमेंडमेंट्स उसमें ऐड करेंगे, या कोई निकालने होंगे तो निकालेंगे भी सही। आखिर में ये बताइए, ज़ाहिर है तमाम चीज़ें सियासत से जुड़ी हुई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कुछ अर्सा पहले तक बैकडोर राब्तों, अडयाला जेल में मौजूद कैदी नंबर 804 जिनका आप जिक्र कर रहे थे, उनकी रिहाई की कोशिशों के हवाले से कुछ मुलाकातें, ऐसी एक्टिविटीज़ खैबर पख्तूनख्वा में हो रही हैं या ख़त्म हो चुकी हैं? कुछ भी नहीं हो रही, ये चैप्टर बंद हो चुका है? कोई ऐसे नहीं। वो देखें, वो तो जब आप अगर उनको बोले ना किसी को कि आप हमारे साथ चाय पीने के लिए दावत है, हाई टी पे आ जाएँ, बोलेंगे NRO दे दे। हर बात पे, अगर हिंदुस्तान के साथ हमारी लड़ाई थी, मुल्क की सलामती की बात थी, NRO दे दें। तो देखें, बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, अल्लाह ताला माफ़ करे। ये बड़े बोल बोलते थे,
कि सबको अंदर कर दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, ये कर दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा। आज खुद एनआरओ के लिए जो है रोज़ाना की बेस पे जो है लगे रहते हैं कि हमें एनआरओ दे दें। तो ऐसा खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे कोई बैकडोर चैनल नहीं चल रहा। बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद थे, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा। मेरे साथ प्रोग्राम के हिस्से से मलिक अहमद खान बच्चर साहब मौजूद हैं, अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असम्बली में। बहुत शुक्रिया बच्चर साहब, खुश आमदीद। हाफिज़ एहसान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर वकील हैं, बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब, खुश आमदीद। और शौकत प्राचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तर्जमाकार हैं, साहब खुश आमदीद। बच्चर साहब, सबसे पहले तो सर ये बताइए कि ये 26 लोग डी सीट होने जा रहे हैं। अभी जो आपका यानी अभी तो रुकनीत मुअत्तल हुई है, आप असेंबली का शायद इजलास भी बुलाने की अब तादाद नहीं रखते रिक्विजिट करने की, तो क्या हालत होने जा रही है ओपोजिशन की पंजाब असेंबली में? मैं अर्ज कर रहा था जी, पंजाब असेंबली का सेशन, बजट सेशन हुआ, उसमें अपोजिशन ने एहतजाज किया और एक मेरे ख्याल के मुताबिक वो एक बादशाहत नुमा इधर एक सिस्टम चल रहा है पंजाब में। तो स्पीकर साहब ने, क्योंकि कहते तो अपने आप को कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, लॉ नोइंग भी हैं, लेकिन मैं हैरान हूँ कि स्पीकर साहब इस बुनियाद पर रेफरेंस भेज रहे हैं कि इन्होंने नाराबाजी की है, पहली बात। दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि इन्होंने कहा है कि हम अपने पार्लिमानी या अपोजिशन लीडर का कहना नहीं मानते। तो वो किस हैसियत में रेफरेंस भेज रहे हैं? रेफरेंस तो भेजना है, अगर भेजे तो हमने, लेकिन हम हमारा तो ये एहतजाज पूरी पार्लियामेंट्री पार्टी का मुतफिका फैसला था। देखिए, मैं बड़ा हैरान हूं कि अपोजिशन के एहतजाज की वजह से इतनी घबराहट हो गई कि 26 अरकान इनको सस्पेंड करने पड़ गए, जुर्माना करना पड़ गया, जो कि असेंबली की तारीख में पहली दफा है। क्योंकि मैं नहीं समझता कि अगर आजादाना फैसला करना होता तो वो इस किस्म के मैं समझता हूँ कि इसको मैं ये कहूंगा कि एक बिल्कुल ही बेहुदा सा फैसला है। और स्पीकर साहब एक अनपढ़ आदमी की तरह कर रहे हैं। और फिर आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो तो आपको पता चले कि जिस रऊनत और जिस वो बॉडी लैंग्वेज उनकी थी और जो अग्रेशन था उनका, तो स्पीकर को तो ऐसा देखना भी नहीं चाहिए। और स्पीकर को तो देखे, उधर जो हो रहा था अपना हमारा एहतजाज, तो हुकूमती पार्टी वाले भी उसमें शामिल थे, वो भी हमारे सामने एहतजाज कर रहे थे, हमारे पास भी वीडियोज हैं। स्पीकर साहब एथिक्स कमेटी को केस भेज देते और जो डैमेजेस उन्होंने कहा कि तो बच्चा साहब ये चलें, ये तो हुआ, लेकिन जो कमेटियों में हो रहा है आदम एतमाद कर देना कमेटी चेयरमैन के ऊपर, 4 चेयरमैन आपके फारिग हो गए, बाकी 9 के ऊपर भी तलवार लटक रही है, ये क्या हो रहा है? देखिए खान साहब, मैं अर्ज करूं आपको कि कमेटीज वैसे भी सिंबॉलिकली अपोजिशन के पास होती हैं, उनमें अक्सरियत जो होती है वो गवर्नमेंट पार्टी के मेंबरान की होती है, लेकिन ये आप खुद देख लें कि ये इसकी नजीर नहीं मिलती। अब अगर आप ये कहें कि हम एहतजाज ना करें, तो मेरा ख्याल है कि मैं नहीं समझता कि ये उसमें कामयाब हो। उसकी वजह सर ये है, तो 35 अरब रुपए का बजट दिया है, और वो बजट जो इन्होंने डॉक्यूमेंट दिया है उनमें बड़ा कौलो फेल में उनके ये तजाद है कि जो बजट उन्होंने दिया है जिसमें 1109 अरब रुपए की एडीपी है, जिसमें आप समझ लें कि इन्होंने पिछली दफा 842 अरब रुपए की एडीपी दी थी। अच्छा, सब्सिडाइज 1 रुपया नहीं है। उसके बाद ये कहते हैं टैक्स फ्री बजट है, इन्होंने 2 मरने के घर पे भी टैक्स लगा दिया है। आज आप देख लें, चचा ने इधर पेट्रोल और डीजल महंगा कर दिया। अच्छा, उसके बाद इन्होंने 30 अरब रुपया सुथरा पंजाब रखा। अच्छा, सुथरा पंजाब आपने वैसे ही प्राइवेटाइज कर दिया है, सब कंपनीज दे दी हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की। तो आप ये क्या समझते हैं कि ये काम आप उनको रिश्वत नहीं दे रहे? 7 अरब रुपए की 3 दिन में उधर लगा दिया। 10 खरब रुपया ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने इन पे एलिगेशन लगाया। तो ये बातें उस पर वो ये कहते हैं कि जी ये हमारे दौर की रिपोर्ट नहीं है। उस्मा बुखारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो कहते हैं कि जी ये मरीम नवाज के दौर की रिपोर्ट नहीं है, ये उससे पिछले साल की है। लेकिन मैं इस पे शौकत प्राचा साहब, ये जो यानी एहतजाज करना पार्लिमानी रिवायात का हिस्सा है, और असम्बलियों के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर भी हमने दुपट्टे फेंकने से लेकर एहतजाज की कॉपियाँ फाड़ना तो बहुत ही रूटीन की बात है, नारेबाजी करना, तकरीर ना करने देना, जॉइंट सेशन से खिताब ना, सदर को ना करने देना, ये तो एक बहुत मामूल की चीज़ है। आप समझते हैं कि ये जो एक्शन हो रहा है ये थोड़ा सख्त है कि डी सीट कर देना और रेफरेंस भेज देना डी सीट करने के लिए? बहुत शुक्रिया।
पहली बात तो ये है कि ये वाले पंजाब असेंबली के सीन या इस तरह का एक्शन मैंने तो पहली बार तो देखे नहीं है। आपको याद होगा परवेज़ इलाही ने भी मेंबर सस्पेंड किए थे और परवेज़ फिर हमदा शहबाज शरीफ के वाले ज़माने में डी सीट बे हुए थे और सिर्फ परवेज़ इलाही ने मेंबर सस्पेंड नहीं किए थे बल्कि अपने ही डिप्टी स्पीकर दोस्त मदारी साहब की जिस तरह मार कुटाई हुई थी, तहज़ीक की गई थी, उन पर तशद्दुद किया गया था, ये माजी का भी हिस्सा रहा है। लेकिन दैट नेवर मीन्स कि जो कुछ हो रहा है वो सही है। हमदा शहबाज वाली बात करें सर, उसमें तो डी-सीट हुए थे कि आपने वोट अपनी पार्टी पॉलिसी के मुताबिक नहीं दिया था, वो तो डिफेक्शन क्लॉज लगी थी। वो डी-सीट होना ये तो एहतजाज के लिए डी-सीट हो रहा है। मैंने वो रेफरेंस इसलिए दिया कि मैं अगली बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जिस दिन स्पीकर मलक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने, मैं बिल्कुल सुन रहा था उसको, और उन्होंने कहा जी मुझे जो है अपोजिशन लीडर ने कहा कि हमारा कहना नहीं मानते। अब मलक साहब आपके साथ हैं, मलक साहब तो कह रहे हैं मैंने नहीं कहा, तो लिहाजा वो जो रेफरेंस वाला है ना वो तो वैसे ही है। मैं नहीं समझता कि रेफरेंस वाली कोई ख़ास मूव है। दूसरी बात जो सस्पेंशन वाली है, सस्पेंशन जैसे पहले हुई उसके बाद मुलाकात हुई जाकर, वो फिर बहाल हो गए थे। बात यह है कि स्पीकर साहब ने या डिप्टी स्पीकर ने या सेक्रेटरी असेंबली ने इन लोगों को एमपीए नहीं बनाया, इन लोगों को एमपीए बनाए उनके हलकों के अवाम ने। अब मेरे लिए बड़ी हैरान कुन बात है कि ये जो 26 लोग हैं, 26 हलके इस वक्त पंजाब असेंबली में नॉन रिप्रेजेंटेटिव हैं। उनकी आवाज़, मुंतखब नुमाइंदों का मकसद क्या होता है? मकसद यही होता है कि ये लोग जाएं, अपने हलके की आवाज़ उठाएं, क्योंकि गवर्नेंस विद चोदन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, आज 26 हलकों के जो नुमाइंदगान हैं वो नहीं हैं, वो वर्चुअली सस्पेंडेड हैं। तो बेहतर तो यही है कि बातचीत की जाए। अच्छी बात है, मलक साहब आपके साथ हैं, अपोजिशन लीडर हैं, ये खुद इनिशिएटिव लें। जो बात हुई कि इनको सस्पेंड क्यों किया गया, कि अब पता नहीं वो ऐवान में क्या सस्पेंड होना तो खबर ही नहीं है ना, सस्पेंशन तो होती रहती है। तो मैंने रेफरेंस खबर तो है डी-सीट करने के लिए रेफरेंस का आपको बता दिया कि एक प्ली ली गई थी कि जी अपोजिशन लीडर ने कहा कि मेरे ये वो प्ली तो खत्म हो गई, वो खत्म हो गई ना, अभी बताया ना मलक साहब ने, मैंने तो कहा ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि यानी अब वो सुप्रीम कोर्ट वाला जो फैसला आया है, शायद हाफिज साहब उस पर ज़्यादा बेहतर रोशनी डालें, उस फैसले के मुताबिक तो जी उमरता बंदयाल साहब वाले की बात कर नहीं, अभी जो फैसला आया है मखसूस नशिस्तों वाला, इसमें तो वैसे भी नहीं इसी से रिलेटेड है, ये वैसे भी आज़ाद हो गए। अब वो एक ग्रुप तो रहा नहीं है कि ग्रुप को आप डी-सीट करेंगे कि वो पार्लिमानी लीडर की बात नहीं मान रहे। देखे ना, ये बहुत सारी चीजें आजाद का आप कहते हैं कोई पार्लिमानी लीडर ही नहीं होता। नहीं, जो प्ली मलक साहब ने ली, स्पीकर साहब ने, उन्होंने कहा जी मुझे अपोजिशन लीडर ने कहा जो पार्लिमानी लीडर है, आजाद उम्मीदवार को जीने का हक भी है या नहीं, ये भी बता दें। नहीं, वो फाइलर नॉन फाइलर वाली बात में ना पड़े, लेकिन ये जो डी-सीट वाला है मैं नहीं समझता कि ये कुछ सीरियस मूव है या ऐसा हो। लेकिन इसमें हाफिज हसन साहब ये बताइए कि ये जो आज गौर गौज होता रहा है कि उमरता बंदयाल साहब वाले फैसले को बतौर नज़ीर पेश किया जाए कि जब वहां पर हमदा शहबाज साहब के ज़माने में एमपीएस डी-सीट किए गए थे, लेकिन क्या आपके ख्याल में वो डिफरेंट मामला नहीं था कि उन्होंने पार्टी पॉलिसी से हटकर वोट दिया था चीफ मिनिस्टर को, वो डिफेक्शन क्लॉज उनके ऊपर लगी थी, इसलिए वो डी-सीट हुए थे? उसका यहां से कैसे मवाजना किया जा सकता है? यहां तो एहतजाज करने पर डी-सीट करने के लिए रेफरेंस भेजा जा रहा है। रहीम असद, आपका शुक्रिया, और आपके साथ जो दोनों दोस्त हैं मेरे लिए बड़े मोहतरम, मेरा बहुत सलाम उनको पहुंचे जी। इसकी कॉन्स्टिट्यूशन का लीगल पोजीशन ये है कि जो हमारे 97 के रूल्स ऑफ बिजनेस असेंबली के हैं, उसके अंदर जो मेंबर्स का कॉन्डक्ट है या मेंबर्स का असेंबली के अंदर जिस तरह वो अपने आप को परफॉर्म करते हैं, उसके 4 मुख्तलिफ एंगल्स हैं। एक वो एंगल है कि जिसके अंदर अगर कोई शख्स जो है या स्पीकर ये समझता ये है
कि वो हाउस की सिचुएशन को डिसऑर्डर कर रहा है या कोई ऐसी चीज हो रही है जो एक हाउस के डेकोरेटिव के खिलाफ है, तो एक स्पीकर की पावर है। दूसरा उसके अंदर ये है कि एक आपकी कमेटी की पावर है कि हाउस के अंदर कोई मेंबर स्पीकर के अलावा कुछ समझता यह है कि हाउस का प्रोसेस जो है उसे डिसऑर्डर किया जा रहा है, एक और वो तरीकाकार है। तीसरा वो है कि जो उसकी डिसिप्लिनरी कमेटी है कि आप उसके बाद उसको किसी इन्वेस्टिगेशन के अंदर कमेटीज के अंदर बैठ के वो कर लेते हैं। और चौथा उसका क्रिमिनल एस्पेक्ट है। अब उसका जो पहला एस्पेक्ट है जिसके अंदर स्पीकर ने ये किया है, स्पीकर मैक्सिमम किसी शख्स को जो है वो 15, ये आपके रूल 210 जो है और 231 तक जो है ये असेंबली की सारी प्रोसीडिंग्स को या मेंबर्स के कॉन्डक्ट को करते हैं। फेज 1 के अंदर स्पीकर के पास सिर्फ और सिर्फ पावर सस्पेंशन की है और वो भी 15 दिन से ज्यादा नहीं हो सकती। नंबर 2 जो है कि जो आपकी कमेटी की है, अगर कमेटी उस चीज को इन्वेस्टिगेट करती है तो वो रिप्रिमांड कर सकती है, सेंश्योर कर सकती है, वार्निंग दे सकती है कि यार हाउस के ऑर्डर को डिसऑर्डर नहीं करना चाहिए, उसे अच्छे तरीके से रहना चाहिए। तीसरा उसके अंदर ये है कि आप उस कमेटी के अंदर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के अंदर चले जाते हैं तो वो कहते हैं चलिए फिर मेंबर्स को आप एक्सपेल कर दें और मेंबर्स को निकाल दें। जी, स्पीकर का काम किसी सूरत नहीं हो सकता कि वो किसी मेंबर को इमीडिएट जो है वो एक्सपेल भी करे। चौथी चीज ये है कि अगर उस प्रोसेस के अंदर जो है अगर आप किसी को जख्मी कर देते हैं या कोई ऐसी चीज आप करते हैं कि जिससे आप क्रिमिनली किसी ऑफेंस के लायबल होते हैं, तो वो आपका जो भी लॉ ऑफ एक्शन है, जो आपका पाकिस्तान पिनल कोड है, वो एज इट इज अप्लाई करेगा जो असेंबली के बाहर है। तो लिहाजा फेज 1 के अंदर मैं समझता हूं कि स्पीकर का जो रोल है वो सिर्फ लिमिटेड एक रोल है कि जिसके अंदर वो 1 सेशन, 2 सेशन, 3 सेशन और उनके 15 दिन आप काम कर सकते हैं। दूसरा उस चीज के अंदर ये है और उसको वो विड्रॉ भी कर सकते हैं, यानी कि कोई ऐसी कदगन नहीं है कि वो करे और उसके बाद उसको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन या बैठे। अब दूसरी जो चीज है रेफरेंस भेजने का, वो असेंबली की सारी प्रोसीडिंग जो है वो चलती है आर्टिकल 63 के नीचे और आर्टिकल 127 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे चलती है। अब 63A के अंदर अगर आप डिस्क्वालिफिकेशंस के ऊपर जाते हैं तो उसका असल एक ही कॉन्सिक्वेंस है, वो है आर्टिकल 63A, और वो ये है कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त अपनी पार्टी हेड को जो वायलेट करें, आप बजट प्रोसीडिंग्स के अंदर करें, अमेंडमेंट्स के ऊपर करें, या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस चीफ मिनिस्टर का उसके अंदर करें। और उसका एक तरीकेकार है, जो पार्टी हेड जो है वो पार्लियामेंट्री पार्टी की रिकमेंडेशंस के ऊपर भेजता है। स्पीकर का इस सारे लेकिन सर अब ये तो आजाद हो गए सारे, अब इनका कौन पार्लियामेंट्री लीडर है, ये सवाल तो ये उठा ना कि अगर सुप्रीम कोर्ट के मखसूस हाफिज साहब मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद अगर ये सब आजाद हो गए हैं, जैसे कि आजम वजीर तारड़ साहब की भी इंटरप्रिटेशन है, तो फिर इनका पार्लिमानी हेड कौन है? क्या ये पार्लिमानी लीडर के कहने के पाबंद हैं या इनके ऊपर कोई लागू होती है बात? अच्छा, एक तो ये है कि असेंबली प्रोसीडिंग्स जो है वो किसी शख्स को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकती आर्टिकल 63 के नीचे या आर्टिकल 63A के नीचे। ये सारी की सारी स्पीकर की पॉलिटिकल मूव तो हो सकती है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल बैकिंग नहीं है। अब दूसरा उस चीज के अंदर ये है कि जब रेफरेंस तो भेज सकते हैं ना सर? अच्छा नहीं, देखिए रेफरेंस जो है वो सिर्फ उस सूरत के अंदर भेज सकता है कि जो आर्टिकल 63A के नीचे है। 63A के नीचे किसी मतलब अगर कोई शख्स जो है वो असेंबली के अंदर डिसऑर्डर करता है या असेंबली के अंदर किसी को इंजर कर देता है या असेंबली के अंदर ऐसी हल्ला गुल्ला कर देता है, तो ये ऐसी कोई ग्राउंड नहीं है कि स्पीकर इलेक्शन कमीशन को डी सीट के लिए भेजे। दूसरा उसके अंदर ये है कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है और इवन उस फैसले से पहले भी, चूंकि जितनी देर तक पहले फैसले की इंप्लीमेंटेशन नहीं आनी थी, उसके मुताबिक जो है इस वक्त असेंबली के अंदर ना SIC की कोई पार्लियामेंट्री पार्टी है, ना PTI की पार्लियामेंट्री पार्टी है, और ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं। और जब ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं तो फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मान लिया जाए तो फिर बजट साहब का उनको ये कहना कि जी आप ना करें, और अगर इन्होंने कहा भी है तो ये ऐसी कोई ग्राउंड नहीं है कि जिसको स्पीकर ये ले कि जी चूंकि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने मना किया है, उन्होंने इस सेक्शन को वायलेट किया है और ये पॉलिटिकल मूव हो सकती है इसमें, इस मूव में जान नहीं है, आप ये कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। असल मैं समझता हूं कि हमारी असेंबली के मेंबर्स को भी अच्छा रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं एक नुक्ता जरा भच्चर साहब से ले लूं। पहले भच्चर साहब, अब आपका इस पर एक तो इस इंटरप्रिटेशन जो आजम तारड़ साहब की है, और ये सब बात हो रही है कि जी आजाद हो गए हैं सब, यानी PTI के लोग, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लोग, इनके ऊपर अब कोई पार्टी की जो पॉलिसी है वो लगती ही नहीं है, ये किसी बाइंडिंग में ही नहीं है। तो ऐसे में आप अपने जो मेंबरान हैं असेंबली के अंदर, उनको कैसे चलाएंगे? कोई हिकमत अमली बनाई है आपने?
देखें असदुल्ला खान, बात यह है कि इधर जो पोजीशन है, इधर खान के नाम पे वोट मिला है सबको, और पहले जिस वक्त हम इलेक्शन लड़े हैं उस वक्त भी आज़ाद ही थे, उस वक्त भी कोई एक निशान पे नहीं लड़ा, ये तो बलदियाती सतह के इलेक्शन जैसे निशान हमें मिले थे। तो मेरा ख्याल में ये कोई नई बात नहीं है, हम ऑलरेडी पहले भी इसी तरह ही काम कर रहे हैं। पहले भी हमारे पीटीआई के कुछ लोग थे, कुछ आगाज थे जब पिछला फैसला आया था 12 जुलाई वाला, तो इसमें ऐसी कोई मुझे नहीं लगता को हमारे लिए नई बात होगी, क्योंकि खान साहब अपोजिशन लीडर जिसको नामजद किया हुआ है, बाकी मेंबरान ने उसी के साथ चलना है। इसमें कोई रिटर्न स्टेटमेंट हमारे मेंबरान ने 106 के 106 ने जो दिया हुआ है, उधर लिस्ट दी हुई है अपना स्पीकर साहब के ऑफिस में, तो वो यही है कि दिस एंड दैट हमारे अपोजिशन लीडर हैं और ये पार्लिमानी लीडर हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई चीजें हमारे लिए नई बात होगी या कोई परेशानी की बात होगी, क्योंकि खान साहब हम तो ऑलरेडी ही इसी सिचुएशन में चल रहे हैं ना, कि हमारा तो कोई समझे जब हम इलेक्शन लड़े तो उस वक्त भी हम कोई जूते के निशान पे लड़ा, कोई बैंगन के निशान पे लड़ा, मेरा प्रेशर कुकर निशान था। तो मैं नहीं समझता कि हमारे लिए ये बात को नहीं है। तो इस बात को मैं इतनी अहमियत इसलिए नहीं देता कि जिसको इमरान खान ने कहना है कि ये इस पार्टी में इस डेजिग्नेशन पे है, वो उसी पे ही काम करेगा, बाकी उसको फॉलो करेगा। बहुत शुक्रिया प्राचा साहब, बहुत शुक्रिया मलिक अहमद खान बच्चा साहब, हाफिज एहसान साहब, शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।